हेलो एवरीवन, संजय की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुमत के बारे में पढ़ेंगे। ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, बट मेरा मानना है कि चूँकि हम लोग भारतीय संविधान का परिचय पढ़ रहे हैं, एक तरह से कह लीजिए पूरे संविधान की ओवरव्यू टाइप हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नियमित अध्यायों में शिफ्ट करने से पहले मेरा मानना है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ ख़ास करके लेजिस्लेटिव बिजनेस में, विधायी प्रक्रिया में आखिर किस किस प्रकार की बहुमत का इस्तेमाल होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में आमतौर पे निर्णय दो ही तरीके से होते हैं, या तो सर्वसम्मति से या फिर बहुमत से। सर्वसम्मति की अवधारणा आमतौर पे हासिल करना मुश्किल होता है, इसलिए सबसे बेहतर उपाय माना जाता है निर्णय करने का बहुमत। तो भारतीय लोकतंत्र में आखिर कौन कौन सी बहुमत इस्तेमाल में लाई जाती है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये बिल्कुल कॉपी कलम किनारे करके आप इसको पढ़ेंगे। बेहद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है। बहुत हद तक आपको ये मैथमेटिकल लगेगा, और एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हर तरह की बहुमत के करेस्पॉन्डिंग मैं कुछ बातें भी बताते चलूँगा कि अमुक प्रकार की बहुमत किन किन विधायी संदर्भों में इस्तेमाल होती है। तो रैंडमली मैं 2-4 एग्जाम्पल साथ में हर बहुमत के करेस्पॉन्डिंग बताऊँगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी। और फिर आगे जब आप पढ़ेंगे जो रेगुलर टॉपिक्स, तो कई दफ़ा आपको देखने को मिलेगा कि अमुक विधेयक अमुक प्रकार की बहुमत से पारित होता है। तो जब वहाँ पर बहुमत का रेफरेंस आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा ये वाली बहुमत है, इसके मायने ये होते हैं, इसका यह तात्पर्य है, वगैरह वगैरह, है ना। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग, बहुमत के प्रकार। क्योंकि कई दफ़ा आमतौर पे हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोगों के मध्य किसी मुद्दे को लेकर मत भिन्नता है, यानी कुछ लोग उसके कहते हैं ना कि एक्स एस्पेक्ट को सही मान रहे हैं, कुछ लोग वाई एस्पेक्ट को सही मान रहे हैं। तो यहीं पर बहुमत का कंसेप्ट आता है कि देखते हैं ज़्यादा लोग किसको सही मान रहे हैं। तो यहाँ बहुमत का तात्पर्य ज़्यादा से है, लेकिन तकनीकी भाषा में अगर समझें तो ज़्यादा के भी अपने अपने मतलब हो सकते हैं। मान लीजिए सामने वाले से एक ज़्यादा, ये भी ज़्यादा हुआ। सामने वाले का आप कह सकते हैं 3 गुना, ये भी ज़्यादा हुआ। सामने वाले का से 2/4 या 3/4 ज़्यादा। तो ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा प्रेसाइज माइनर में ये समझना होता है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायी प्रक्रियाओं को अंजाम देने के दौरान ये जो ज़्यादा या बहुमत का सिद्धांत है, आखिर न्यूमेरिकली इसका तात्पर्य क्या है ना। तो थोड़ा सा गणितीय शैली में इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इसके पहले ये ज़रूर जान लेते हैं कि हमारी व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में कौन कौन सी बहुमत इस्तेमाल होती है ना। तो आपका जो हेडिंग होगा वो होगा काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी। बहुमत के प्रकार, है ना। इस टॉपिक को समझने के बाद फिर हम लोग, जैसा मैंने कल कहा था कि शक्ति पृथक्करण की अवधारणा समझेंगे, क्योंकि सरकार का मतलब आप समझ चुके हैं, संविधान का भी मतलब समझ चुके हैं। तो थोड़ा सरकार के अंगों के मध्य शक्तियों के विभाजन के सापेक्ष कुछ बातें सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, भारत के संविधान के सृजन से संबंधित। उस दरमियान हम लोग भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास पर भी बात करेंगे, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान का विश्व के दूसरे लोकतांत्रिक संविधानों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग नियमित टॉपिक में मूव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के रेगुलर चैप्टर्स में मूव करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें आप सीख गए रहेंगे,
तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। चलो, बहुमत के प्रकार। भारतीय व्यवस्था में आपको बताऊं, कुल 4 तरह की बहुमत देखने को मिलती है। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत। और आपको बताऊं, इसी को कार्यकारी बहुमत भी कहते हैं। फंक्शनल मेजॉरिटी शब्द भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। एनीवे, फिलहाल के लिए आप इसे साधारण बहुमत समझिए। जो दूसरी बहुमत है वो है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसको हम लोग देवनागरी में वास्तविक बहुमत या असरदार बहुमत कहते हैं। वास्तविक या असरदार बहुमत। मैं आपको सलाह देता हूं, आप वास्तविक बहुमत शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। असरदार थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं फ्रैक्चर ट्रांसलेटेड फॉर्मेट लगता है, ये जो थोड़ा सा विकृत प्रकार का है। वास्तविक बहुमत। तीसरी है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी पूर्ण बहुमत, है ना। और जो चौथी मेजॉरिटी है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, स्पेशल मेजॉरिटी। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विशेष बहुमत या विशिष्ट बहुमत, विशेष बहुमत, है ना। तो देखिए, यही 4 तरह की मेजॉरिटी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, खास करके विधायी प्रक्रियाओं के दौरान या अन्य प्रक्रियाएं कह लीजिए, यही 4 बहुमत इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बहुमत का कोई प्रकार हमारे यहाँ नहीं है। अब देखो, ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, मैं इधर मिटाता हूं। हमारे यहाँ जो स्पेशल मेजॉरिटी पाई जाती है, इसके भी 3 अलग अलग स्वरूप हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249, यानी अनुच्छेद 249 के अंतर्गत दी गई विशेष बहुमत, ठीक है। दूसरी है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 के तहत दी गई विशेष बहुमत। और तीसरी है स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। लेट मी चेक इट whether it is visible to you or not. Wait. हाँ, yes, it is visible. स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368, है ना। हिंदी में आप लिख लेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत वर्णित विशेष बहुमत, ऐसा करके लिखेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 के लिए क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णित विशेष बहुमत। और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी गिवन अंडर आर्टिकल 368, यानी अनुच्छेद 368 के तहत दी गई विशेष बहुमत, ठीक है ना। अब एक बात यही आप समझ लीजिए कि स्पेशल मेजॉरिटी के अतिरिक्त ये जितनी भी बहुमत है, कहने का मतलब सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इनको अगर हम कॉमन रूप से देखें तो आपको एक क्लू देता हूं जिसके आधार पे इनको याद रखना आसान होगा। इन्हें हम बोलते हैं 50% प्लस टाइप मेजॉरिटी। क्या बोलेंगे? 50% प्लस टाइप
मेजॉरिटी, है ना, यानी 50% से अधिक, 50% से अधिक, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में रख लेंगे। फिर लिखेंगे प्रकार की बहुमत, प्रकार की बहुमत, है ना। और स्पेशल मेजॉरिटी में चाहे जो भी स्पेशल मेजॉरिटी दी गई है, अगर कॉमन रूप से इसके लिए कोई एक हिंट आपको देना चाहूँ तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, नॉट लेस देन 2/3 टाइप मेजॉरिटी। तो नॉट लेस देन 2/3 को आप इन्वर्टेड कॉमास में रख लीजिए कि इस प्रकार की बहुमत है, यानी 2/3 से कम नहीं प्रकार की बहुमत। कहने का मतलब कि कम से कम 2/3, 2/3 से कम नहीं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे। फिर नीचे लिखेंगे प्रकार की बहुमत। पहले इतनी बातें क्लियर कर लीजिए, फिर आगे आपको समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो कितने प्रकार की बहुमत है हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में, 4 प्रकार की, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी को हम लोग साधारण बहुमत कहते हैं या सामान्य बहुमत या कार्यकारी बहुमत। इफेक्टिव मेजॉरिटी को वास्तविक या असरदार बहुमत कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को पूर्ण बहुमत और स्पेशल मेजॉरिटी को विशेष बहुमत। और हमने देखा कि स्पेशल मेजॉरिटी के भी 3 अपने अपने स्वरूप होते हैं। एक स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत। दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित विशेष बहुमत। और तीसरा स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत। क्लियर है। फिर मैंने क्या बताया दूसरे चरण में? मैंने ये बताया कि स्पेशल मेजॉरिटी के अतिरिक्त ये जो शेष 3 प्रकार की मेजॉरिटीज़ हैं, इनमें जो उभयनिष्ठ बात होती है वो ये होती है कि इन सबके साथ 50% प्लस का पैटर्न चलता है। अभी बात करूंगा 50% प्लस ऑफ व्हाट, किसका 50% प्लस। उसमें जो सैंपल साइज है वो बदल जाएगा, लेकिन अवधारणा वही रहेगी 50% प्लस की, है ना। सिंपल, इफेक्टिव, एब्सोल्यूट, ये तीनों में इनहेरेंट होगी, तीनों में कॉमन होगी। जबकि स्पेशल मेजॉरिटी में कौन सा पैटर्न चलता है? नॉट लेस देन 2/3 टाइप, 2/3 से कम नहीं प्रकार की। और ये 2/3 से कम नहीं प्रकार कहाँ कहाँ होगा? अनुच्छेद 249 वाली विशेष बहुमत में भी होगा, अनुच्छेद 61 वाली विशेष बहुमत में भी होगा, अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत में भी होगा। और मैं आपसे अपील करूंगा कि बड़ी ही बारीकी से इसको समझेंगे। आमतौर पे यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं और तमाम किताबों में भी आपको बताऊं कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया है स्पेशल मेजॉरिटी को लेकर, है ना। और मुझे लगता है कि अगर ध्यान से आप समझें तो अगले आधे घंटे में खूब अच्छे से इसके बारे में समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो चलो मिटा दूँ इसको, एक एक करके समझे, या फिर यहीं पर मैं सैंपल साइज ले लेता हूँ किनारे। अगर इधर आपका विजिबल हो एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग का जो भी सिस्टम है ये 1 मैन सिस्टम है, सब मुझे ही करना होता है। नहीं पता चला मैं लिख दिया और आपको कुछ दिखे ही नहीं। चलो स्पेस बाकी है, मैं आराम से लिख सकता हूँ उधर। मुझे उम्मीद है कि इतनी डिस्टर्बेंस आप टॉलरेट कर ले जाएंगे, है ना। आप सब सिविल सेवा अभ्यर्थी हैं, इसलिए सहिष्णुता की अपेक्षा आपसे की जाती है। देखो बार बार मैं सैंपल साइज़ की बात कर रहा हूँ कि हम एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल को सैंपल के ऊपर अप्लाई करेंगे 50% प्लस का कंसेप्ट प्लस नॉट लेस देन 2/3 का कंसेप्ट। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इस स्पेशल मेजॉरिटी को साइडलाइन कर देते हैं और इन सब के बारे में समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो कोई क्लासरूम है, बात करेंगे हम लोग संसद पे आगे चल के। सपोज़ किसी क्लासरूम के अंदर कुल कुर्सियाँ लगाने की जो कैपेसिटी है ना, सपोज़ 320 बच्चों की है, यानी 320 कुर्सियाँ
लगाई जा सकती है। तो ये 320 जो है ना, वो उस क्लासरूम की कैपेसिटी कहलाएगा, यानी कुल क्षमता, टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितनी है क्लासरूम की? 320। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि क्लासरूम की स्ट्रेंथ भी 320 हो। पहले तो हम लोग टोटल कैपेसिटी और टोटल स्ट्रेंथ में फ़र्क समझ लेते हैं। टोटल कैपेसिटी और टोटल स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है? मान लीजिए 320 की क्षमता है, लेकिन सपोज़ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने किसी पार्टिकुलर बैच के लिए, पार्टिकुलर सेशन के लिए जो बैच अनाउंस किया, उसमें केवल 300 स्टूडेंट्स का दाखिला अनाउंस किया गया कि हम इस बैच में 300 स्टूडेंट्स ही लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? 300 स्टूडेंट्स। अब सवाल उठता है कि टोटल कैपेसिटी 320 की है, लेकिन हमने अनाउंस किया एडमिशन कितने का? 300 बच्चों का। तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ तो 300 ही हुई। 20 कुर्सी का स्पेस खाली रहेगा, है ना? टोटल स्पेस होना और टोटल कैपेसिटी होना और टोटल स्ट्रेंथ होना, दोनों में फ़र्क है। जैसे हमारी लोकसभा के लिए पहले जो टोटल कैपेसिटी निर्धारित थी, हालांकि अब 2 घट गई, पहले 552 थी, है ना? और उस 552 में 2 नॉमिनेटेड मेंबर का प्रावधान था, लेकिन आगे से अब नॉमिनेटेड मेंबर का प्रावधान नहीं रहेगा। तो फिलहाल अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारी लोकसभा की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो 550 ही बताएंगे, अब 552 नहीं बताएंगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, उनको उस प्रोविज़न को क्वास कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है ना? एनीवे, तो 550 टोटल कैपेसिटी हो गई। लेकिन क्या 550 सीटों पर लोकसभा का जनरल इलेक्शन अनाउंस होता है? पहले भी जब 552 हुआ करता था, तो चलो 2 नॉमिनेटेड थे, 550 तो इलेक्टेड का प्रावधान है कि ज़रूरत पड़ने पर 550 पर हम इलेक्शन बुला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन कितने पे इनवाइट होता था? 543 पे। 543 प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर, इस तरह से मिला के 545 होते थे। आगे से आपको केवल 543 ही दिखेंगे, क्योंकि नॉमिनेटेड तो रहे नहीं। तो भाई 543 टोटल स्ट्रेंथ हुई ना, टोटल कैपेसिटी तो 543 नहीं है। टोटल कैपेसिटी अगर पुरानी व्यवस्था के अनुसार देखें तो 552 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जोड़ते हुए, और चलो पुरानी व्यवस्था हटा भी दो तो भी तो 550 हुई। तो टोटल कैपेसिटी अलग चीज़ है, टोटल स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। जो व्यवहार में लाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो लोकसभा ने अगर 543 सीटों पर जनरल इलेक्शन अनाउंस किया, घोषित किया, तो जो चुन के आएंगे, तो जाहिर सी बात है लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी बनेगी? 543 ही बनेगी। ठीक उसी तरह क्लासरूम की कैपेसिटी 320 है, 320 कुर्सियाँ लगाई जा सकती हैं, बट सपोज इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें केवल 300 बच्चों का दाखिला अनाउंस करना है, और इस तरह से 300 एडमिशन लिए गए, है ना? तो ये 300 टोटल स्ट्रेंथ हुई। ध्यान रखेंगे, टोटल स्ट्रेंथ से पहले वाली बात इस तरह इन सारी मेजॉरिटी में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी, तो इसको आप भूला डालिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये मैं चीज़ इसलिए बताया कि आप लोग टोटल स्ट्रेंथ को लेकर कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। जैसे राज्यसभा की टोटल कैपेसिटी 250 है, बट टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245, है ना? तो अभी बढ़ाई नहीं गई है, 2026 तक का यही प्रावधान है। ओके, तो टोटल स्ट्रेंथ से कहानी शुरू होती है। अब इसके आगे की चीज़ें समझिए। अब चलिए, 300 बच्चों का एडमिशन ले लिया गया। अब उसमें से सपोज 30 स्टूडेंट्स बीच में ही अपना दाखिला रद्द करा लिए, महीना 2 महीना पढ़ने के बाद। हो सकता है वो जॉब में हो, एम्प्लॉयड हो, कहीं तबादला हो गया हो दूसरे शहर में, कुछ भी हो सकता है। तो 330 स्टूडेंट यहाँ से अपना दाखिला रद्द करा लिए, है ना? अब ज़रा सोचो, टोटल स्ट्रेंथ 300, 30 स्टूडेंट्स ने दाखिला ही रद्द करा लिया। इसका मतलब कि अब पूरे सेशन में ये 30 स्टूडेंट तो नहीं आने वाले। तो भाई कितनी वैकेंसी क्रिएट हो गई बताइए? क्लासरूम के अंदर आपको नहीं लगता कि 30 बच्चों की वैकेंसी क्रिएट हो गई? अब ये वैकेंसी कभी क्लास में नहीं दिखेगी। इसका मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ में से अगर आप वैकेंसी को घटा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि क्लास की एक्चुअल स्ट्रेंथ आ जाएगी, वास्तविक संख्या? मेरी बात समझ रहे हो? देखो, क्लास की कैपेसिटी 320 थी, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि ये अव्यवहारिक बात है। व्यवहारिकता शुरू होती है टोटल स्ट्रेंथ से,
स्पेस चाहे कितना भी हो, क्या मतलब, हमने दाखिला अनाउंस किया 300 का, तो 300 भी टोटल स्ट्रेंथ हुई। अब इस 300 में से भी 30 लोगों ने दाखिला रद्द करा लिया किसी न किसी कारणवश, तो वास्तव में जो क्लास की क्षमता बची वो कितनी हुई भाई? 300 माइनस 30, बताओ कितना होगा? 270। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ तो 270 ही हुई ना। तो यहाँ तक दो बातें आप समझ गए, टोटल स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल स्ट्रेंथ का कंसेप्ट क्या है। टोटल स्ट्रेंथ और एक्चुअल स्ट्रेंथ दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। टोटल स्ट्रेंथ में से जब हम रिक्तियाँ घटा देते हैं, वैकेंसीज घटा देते हैं, और फिर जो बचता है उसी को हम लोग एक्चुअल स्ट्रेंथ कहते हैं, 270। क्लियर है? चलो, अब यही 270 लोग हैं, यानी पूरी क्लास अगर भरी हुई है, सारे बच्चे अगर क्लास में आ जाएं तो अधिकतम कितने आएंगे? यही आएंगे, 270। अब जरा सोचिए, क्लास के अंदर किसी मुद्दे पर सपोज बहुमत के आधार पे कोई निर्णय लिया जाना हो, है ना, तो उस निर्णय में मतदाता के रूप में या सहभागी के रूप में अधिकतम यही भाग ले सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ना कि क्लास की जो पूरी संख्या है रोज़ रोज़ उपस्थित ही हो। इसमें तमाम लोग बंक मास्टर्स भी होते हैं, बंक मारते हैं क्लास को, पता चला छुट्टी मार दिए, कहीं घूमने फिरने निकल गए, या तबीयत ही ख़राब हो गई वाजिब वजह से भी। अब सपोज़ क्लास में किसी मुद्दे को लेकर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना हो, लेकिन पता चला कि ये जो 270 लोग हैं, है ना, इनमें से क्लास में जो उपस्थित हैं, प्रेजेंट केवल 250 ही प्रेजेंट हैं। समझ रहे हैं? कितने? 250 प्रेजेंट हैं, 20 लोग प्रेजेंट नहीं हैं। संभव है ऐसा? जब मतदान अनाउंस हुआ तो पूरी क्लास दो हिस्सों में तो बट गई, लेकिन कुछ ऐसे भी न्यूट्रल माइंडसेट वाले लोग थे जो किसी पक्ष में नहीं जाना चाह रहे थे, और सपोज ऐसे लोगों की संख्या 10 थी, इन्होंने वोटिंग को बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट मीन्स दे आर द अब्सटेनीज, दे अब्सटेन देमसेल्फ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन वोटिंग। ये अब्सटेनी हो गए, यानी मतदान में ये भाग नहीं लिए। समझ रहे मेरी बात? तो मतदान में भाग लेने वालों की संख्या कितनी हो गई? 250 माइनस 10 बराबर 240। यानी ये 240 कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो प्रेजेंट भी हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। तो आपको बताऊं, आपको केवल 3 ही फिगर ध्यान रखना है। एक टोटल स्ट्रेंथ, दूसरा एक्चुअल स्ट्रेंथ, तीसरा प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये 3 फिगर आपका तैयार है तो ये हर प्रकार की बहुमत बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करिए। टोटल स्ट्रेंथ जितने पे दाखिला अनाउंस किया गया है ना, क्लास में कितनी सीटें बैठाई जा सकती है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कैपेसिटी का मुद्दा हुआ। टोटल स्ट्रेंथ 300, बीच में वैकेंसी क्रिएट हो गई 30 बच्चों की, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी बची? 270। अब क्लास के अंदर किसी मुद्दे पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना हो, सबको इनवाइट किया कि आप लोग आइए, अपना पक्ष रखिए। आपके सामने 2 विकल्प है, कितने लोग इस विकल्प के साथ जाते हैं और कितने लोग इस विकल्प के साथ। अब सपोज इस वोटिंग के दौरान इस 270 लोगों में से, है ना, क्लास में आए ही केवल 250, 20 लोग नहीं आए, यानी 20 एब्सेंट हो गए। चलो, अब इस 250 में से भी पता चला कि जब वोटिंग शुरू हो गई तो उस समय 10 लोग बाइकआउट कर गए, यानी वास्तव में जो क्लास के अंदर मौजूद हैं तथा मतदान में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या 240 रही। क्लियर है ना? अब यहीं से एक बात समझिए कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि क्लास में मौजूद तथा मतदान कर रहे सदस्यों का आधे से अधिक, यानी 50% प्लस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नहीं समझे बात? फिर से सुनिए। सिंपल सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि सभा में या सदन में मौजूद तथा मतदान में भाग ले रहे, ये बोलने की एक शैली है। आमतौर पे जो मतदान में भाग लेगा वो मौजूद भी रहेगा, लेकिन ऐसे ही टर्म का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी मौजूद व मतदान कर रहे हैं। यानी जो लोग मतदान में भाग ले रहे हैं उन लोगों की संख्या का आधे से अधिक जिस साइड में जाएगा उसी साइड के साथ बहुमत मानी जाएगी। समझ रहे हैं? तो 240 का देख रहे हैं, 50% प्लस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कुल
उपस्थित तथा मतदान कर रहे सदस्यों की आधे से अधिक। अब आधे से अधिक का मतलब हुआ, अब फ्रैक्शन में यहाँ अधिक नहीं निकालेंगे, कंप्लीट फिगर में कम से कम एक अधिक हो, क्योंकि इंसान को तो आप काट छाट नहीं सकते ना। मतदाता के रूप में जब भी संख्या बढ़ेगी तो एक से बढ़ेगी, तो आधे से अधिक मतलब कम से कम एक ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा होगा बहुमत उतनी ही मजबूत होगी। बट आधे से अधिक हो गए तो मान लिया जाएगा कि अमुक पक्ष के साथ साधारण बहुमत है, लिहाजा साधारण बहुमत से इसका निर्णय किया जाता है। क्लियर है? अब मान लीजिए ये जो वास्तविक बहुमत है ना, वास्तविक बहुमत साधारण बहुमत से थोड़ी सी टफ होती है। ये टफ इस लिहाज से होती है कि वास्तविक बहुमत के दौरान यहाँ भी हम 50% प्लस का कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन यह जो 50% प्लस होता है ये मूलतः एक्चुअल स्ट्रेंथ का होता है। देख रहे हो, ये है एक्चुअल स्ट्रेंथ। मतलब टोटल कैपेसिटी में से वैकेंसी को हमने घटा दिया तो जो स्ट्रेंथ बची वही एक्चुअल स्ट्रेंथ है। तो अगर उस क्लास की वास्तविक बहुमत के आधार पर क्लास के अंदर कोई निर्णय लिया जाना हो, चूंकि साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाना होगा तो जादुई आंकड़ा क्या होगा देख लो, 240 का आधे से अधिक यानी 121 ना, 121 या इससे ज़्यादा हो तो माना जाएगा कि बहुमत उसके साथ है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी मुद्दे का निर्णय या किसी दूसरे मुद्दे का निर्णय उसी क्लास के द्वारा वास्तविक बहुमत के आधार पर लिया जाना हो तो कैसे करेंगे? वास्तविक बहुमत में भी हम 50% प्लस का कंसेप्ट लगाएंगे, लेकिन ये 50% प्लस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं होगा, बल्कि 50% प्लस ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासरूम। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है? 270। अब ये मायने नहीं रखता कि क्लास में कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग मतदान दे रहे हैं वगैरह वगैरह, नहीं। यहाँ अगर बात मायने रखेगी तो ये रखेगी कि कितने लोग, क्लास की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी टोटल स्ट्रेंथ में से हम वैकेंसीज को घटा देंगे। यहाँ ऑब्स्टेनीज को नहीं बल्कि वैकेंसी को घटा देंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग अब्स्टेनी है, कितने लोगों ने वोटिंग को अब्स्टेन कर लिया, वॉकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया, नहीं। टोटल स्ट्रेंथ में से सिंपली वैकेंसी घटाओ, यानी 300 टोटल स्ट्रेंथ है, 30 वैकेंसी है, 30 को डिडक्ट करो, बचा 270। 270 का आधे से अधिक, तो 270 का आधे से अधिक कितना हो जाएगा? 136। 136 से अधिक हो जाए तो और खुशी की बात, बट न्यूनतम 136 होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरीके से ये हुई इफेक्टिव मेजॉरिटी, वास्तविक बहुमत। तो देख रहे हो, साधारण बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 121 का ही चाहिए, लेकिन वास्तविक बहुमत के लिए 136 का, तो थोड़ा टफ हो गई ना इफेक्टिव मेजॉरिटी। अगर हम बात करें ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, है ना, तो ये भी 50% प्लस टाइप की होती है, लेकिन ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी ध्यान रखेंगे ये इनसे भी, इफेक्टिव मेजॉरिटी से भी टफ होती है। वजह ये है कि यहाँ पर ना तो हम ये देखेंगे कि वोटिंग को कितने लोगों ने सदन से वॉकआउट किया, हम ये भी नहीं देखेंगे कि सदन में कुल वैकेंसियाँ कितनी हुआ करती थी, रिक्तियाँ कितनी हुआ करती थी, नहीं। सीधे बात करेंगे हम टोटल स्ट्रेंथ की। नो मैटर व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल वैकेंट सीट्स, नो मैटर अबाउट द नंबर रिलेटेड टू द मेंबर्स अब्स्टेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पूर्ण बहुमत का मतलब सीधे हुआ कि टोटल स्ट्रेंथ का आधे से अधिक। तो टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी है? 300। वो अलग बात है कि 30 रिक्तियाँ भी हैं, बट पूर्ण बहुमत निकालते समय हमें इन रिक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से 300 का आधे से अधिक बताइए कितना हो जाएगा भाई? 151 कम से कम। ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हुई। तो देखो, क्रमवार अगर देखा जाए क्रमशः, तो साधारण बहुमत से टफ वास्तविक बहुमत है, वास्तविक बहुमत से टफ पूर्ण बहुमत है। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात आपको बता दूँ कि ये जो पूर्ण बहुमत है, हमारी विधायी प्रक्रिया में कहीं भी सदन के भीतर इकलौते स्वरूप में इस्तेमाल नहीं होती। साधारण बहुमत का इकलौते स्वरूप में खूब सारा इस्तेमाल आप देखेंगे, वास्तविक बहुमत का भी इस्तेमाल आप पाएंगे, लेकिन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अकेले दम पे, अकेले तौर पे कभी भी इन हाउस यानी सदन के भीतर इस्तेमाल नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि सदन के भीतर इस्तेमाल होती ही नहीं। मैंने क्या बोला, मेरी बातों पे ध्यान देंगे। इकलौते स्वरूप में नहीं होती। अगर ये कहीं होती है तो अनुच्छेद 368 के तहत दी गई विशेष बहुमत के साथ ये इस्तेमाल होती है।
तो अकेले तो इस्तेमाल नहीं हुई ना, एक दूसरी बहुमत के साथ इस्तेमाल हो रही है। फिर भी इसकी अपनी अहमियत है। किस रूप में अहमियत है? जैसे मान लीजिए जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ और जनरल इलेक्शन के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीत कर आई, तमाम राजनीतिक गठबंधन चुनाव जीत कर आए और उन राजनीतिक पार्टियों व गठबंधन के अंदर यह देखा जाता है कि किस पार्टी या गठबंधन के पास जितने सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, यानी टोटल स्ट्रेंथ का आधे से अधिक बहुमत है। जिसके पास आधे से अधिक बहुमत होती है, ऐसा माना जाता है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और यह सरकार स्थिर सरकार होगी, पूरा अपना कार्यकाल सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की अपनी अहमियत है ना। बट सदन के भीतर ये इकलौते स्वरूप में कभी इस्तेमाल नहीं होती। अगर होती भी है तो केवल अनुच्छेद 368 के तहत दी गई विशेष बहुमत के साथ ही इस्तेमाल होती है। क्लियर है? चलो, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये तीनों आप समझ चुके हैं। एक बार मैं इसका पैटर्न थोड़ा बोर्ड साफ करके फिर से लिख दूंगा ताकि आप शॉर्ट में उसे लिख लेंगे, आपको याद रहे। एक और बात, इसे सिंपल मेजॉरिटी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है अगर देखा जाए तो आमतौर पे आप देखेंगे साधारण विधेयक को पारित करना हो, है ना, धन विधेयक को पारित करना हो, वित्त विधेयक को पारित करना हो तो साधारण बहुमत से उसे पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को साधारण बहुमत से नहीं बल्कि अनुच्छेद 368 के तहत दी गई विशेष बहुमत से पारित किया जाता है ना। तो हमारी केंद्रीय विधायिका में यानी संसद में अगर विधेयकों की बात हो तो मूल रूप से यही 4 तरह के विधेयक पेश किए जाते हैं: साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष विधेयकों को साधारण बहुमत से ही पारित किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावे हम कहते हैं ना कि किसी भी संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहना होता है और जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मिलता रहता है तब तक मंत्रिपरिषद बहाल रहती है, अन्यथा कोलैप्स कर जाती है, यानी सरकार गिर जाती है। तो सरकार तब गिरती है ना जब लोकसभा का अविश्वास हो, और इस अविश्वास को लोकसभा कैसे जाहिर करती है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। और ये अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित किया जाता है? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन साधारण बहुमत से। आप कह सकते हैं कि अधिकांश जो संसद की फंक्शनिंग होती है, लेजिस्लेटिव बिजनेस अंजाम दिए जाते हैं और जहां भी बहुमत इस्तेमाल होती है, मैक्सिमम केसेस में साधारण बहुमत ही इस्तेमाल होती है। यही कारण है कि इसको फंक्शनल मेजॉरिटी कहते हैं। और हमारा लेजिस्लेचर को या लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को यह छूट देता है कि किसी खास विधायी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अगर पहले से आपको ज्ञात नहीं है कि अमुक विधायी प्रक्रिया में किस तरह की बहुमत का इस्तेमाल करके निर्णय किया जाना चाहिए, तो उस समय आर्टिकल 67 क्लॉज बी ये साफ साफ कहता है कि जब आपके पास बहुमत का कोई विकल्प मौजूद नहीं है, आपको पहले से नहीं मालूम है कि अमुक निर्णय के लिए कौन सी बहुमत लगाई जाएगी, तो आंख बंद करके आप साधारण बहुमत के साथ चले जाओ। तो जो फ्रीक्वेंटली बहुमत इस्तेमाल होती है विधायी प्रक्रिया में वो मूलतः साधारण बहुमत ही है। समझ रहे हैं? यही कारण है कि इसको फंक्शनल मेजॉरिटी कहते हैं। एनीवे, इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब देखो जी, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जाहिर सी बात है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व व सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाना हो तो इसके लिए संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा, जिसके वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हुआ करते हैं, पदेन अध्यक्ष हुआ करते हैं, उसी हाउस में एक संकल्प पेश किया जाएगा और उस संकल्प को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित करना होता है। यानी भारत के उपराष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाया जाना हो तो बताओ कौन सी बहुमत लगाई जाएगी? वास्तविक बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी, है ना। तो और उन्हीं को नहीं, अगर मान लीजिए
स्पीकर लोकसभा को पद से हटाना हो, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को पद से हटाना हो, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाना हो, विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाना हो, तो यही बहुमत इस्तेमाल होती है, वास्तविक बहुमत, है ना। वास्तविक बहुमत का मतलब समझ रहे हैं, सदन की वास्तविक संख्या, एक्चुअल स्ट्रेंथ का आधे से अधिक। और एक्चुअल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ से वैकेंसीज को घटा देंगे अगर कोई वैकेंसी है तो। अगर वैकेंसी है नहीं तो टोटल स्ट्रेंथ ही एक्चुअल स्ट्रेंथ हुई। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इस तरह से ये इफेक्टिव मेजॉरिटी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, तो अभी बताया आपको कि ये चुनाव के दौरान इसकी अहमियत बढ़ जाती है, खास करके अलग अलग पार्टियों व गठबंधनों के वोटों के मद्देनज़र, उनके द्वारा जीती गई सीटों के मद्देनज़र, है ना। तो इसका अपना पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। विधायी प्रक्रिया में सदन के भीतर इकलौते स्वरूप में ये इस्तेमाल नहीं होती। एनीवे, तो ये आपकी सिंपल, इफेक्टिव और ऑब्सोल्यूट तीनों प्रकार की मेजॉरिटी हुई, है ना। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी की। आपने देखा ना, इन तीनों मेजॉरिटी में 50% प्लस का कंसेप्ट कॉमन है, बस सैंपल साइज बदल जा रहा है। किसी का सैंपल साइज क्या हो रहा है, सिंपल मेजॉरिटी के कंटेक्स्ट में सैंपल साइज क्या था, सदन में मौजूद तथा मतदान कर रहे सदस्यों की कुल संख्या का आधे से अधिक, सिंपल मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी में सदन की वास्तविक संख्या का आधे से अधिक। और वास्तविक संख्या हम कैसे निकालते हैं, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज को, रिक्तियों को घटा देते हैं। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए टोटल स्ट्रेंथ का आधे से अधिक। चलो अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल मेजॉरिटी की। स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। किस प्रकार की बहुमत है, नॉट लेस देन 2/3 टाइप मेजॉरिटी। तो विशेष बहुमत के चाहे किसी भी स्वरूप की बात हो, है ना, चाहे अनुच्छेद 249 के तहत दी गई विशेष बहुमत, या अनुच्छेद 61 के तहत दी गई विशेष बहुमत, या अनुच्छेद 368 के तहत दी गई विशेष बहुमत, चाहे किसी भी प्रकार वाली विशेष बहुमत की बात हो, इतना तो तय है कि 2/3 का कंसेप्ट तीनों में कॉमन होगा, है ना। अब देखो, इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार पीछे की जो बहुमत मैं आपको बताया हूं उसका पैटर्न आपके सामने लिख दूं। जैसे यहां देखो, सिंपल मेजॉरिटी, मैं इसको एसएम लिख रहा हूं, सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब हुआ 50% प्लस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे वास्तविक बहुमत, है ना। इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ, 50% प्लस ऑफ व्हाट, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और यहीं पर बगल में आप लिख लेंगे नोट करके, इफेक्टिव स्ट्रेंथ मीन्स, इफेक्टिव स्ट्रेंथ बराबर टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। जो रेसिड्यू आपको मिलेगा वही इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी, और उसी इफेक्टिव स्ट्रेंथ का आधे से अधिक। तीसरी है ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये क्या है,
50% प्लस ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। तो ध्यान रखेंगे सब में है नॉट लेस देन 2/3। तीनों का हम लोग कॉमन बना लेते हैं। आर्टिकल 249 में भी क्या आएगा आपको, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ। अब ये हमारे लिए अननोन है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ व्हाट, अनुच्छेद 249 के तहत। चलो अनुच्छेद 61 के तहत अगेन यहाँ क्या ध्यान रखेंगे, नॉट लेस देन 2/3। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ व्हाट। आर्टिकल 368, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ व्हाट प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बात करेंगे उस पर। एक बात तो तय है कि 249 की बात हो, 61 की हो या 368 की, इन तीनों ही संदर्भों में हम जो कॉमन सी बात पा रहे हैं, बहुमत निकालने के लिए कम से कम 2/3 चाहिए। अब किसका चाहिए उसी पे विचार करना है। अभी आपको बताऊंगा तो आप खुश हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 249 के तहत नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, तो कहीं ना कहीं आपको सिंपल मेजॉरिटी वाली बात याद आ जाएगी। देखो यहाँ 50% प्लस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको यहाँ से कट करिए और कट करके कहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। आपको याद आ रहा है क्लास का सैंपल साइज में बताया था कि टोटल कैपेसिटी कितना बताया था, 300, वैकेंसीज कितना बताया था, 30, टोटल स्ट्रेंथ 270 है ना। सदन में मौजूद तथा मतदान करने वालों की संख्या कितना बताया था मैंने, 240 है ना, क्योंकि 20 तो आए ही नहीं सदन में, और जितने आए उसमें से भी 10 लोगों ने अब्सटेन कर लिया। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की संख्या कितनी थी, 240। ठीक, देख रहे हो ऊपर वाला फिगर तो इस्तेमाल होना नहीं है, हटा दो इसको। बचा टोटल स्ट्रेंथ, हाँ टोटल स्ट्रेंथ नहीं जी, वैकेंसी 30 है ना, टोटल कैपेसिटी नहीं जी, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ 300, टोटल कैपेसिटी मैंने बताया था 320, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है, टोटल स्ट्रेंथ, फिर आप आ जाओ 20 घटा दिया गया तो ये एक्चुअल स्ट्रेंथ हुआ, एक्चुअल स्ट्रेंथ, और फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग, हिंदी में कुल संख्या, वास्तविक संख्या, मौजूद व मतदान कर रहे सदस्यों की संख्या। तो देखिए जैसे सिंपल मेजॉरिटी में हमने क्या निकाला था कि 50% प्लस ऑफ मौजूद व मतदान कर रहे सदस्यों की संख्या, ऐसे करके ठीक उसी तरह स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 के तहत हम निकालते हैं कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो बताओ इसी आंकड़े को अगर ध्यान में हम रखें और अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत निकालें तो विशेष बहुमत का जादुई आंकड़ा क्या होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है, 240, तो 240 का 2/3 कितना हो जाएगा, 160। यानी 160 से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि 160 हो या उससे ज़्यादा हो, यही हुआ ना, 240 का 2/3 160। तो ये 160 का ये जो फिगर है, ये जो जादुई आंकड़ा आप देख रहे हैं, इस क्लास के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 निकालने पर यही आंकड़ा आता है। यानी अनुच्छेद 249 के तहत इस क्लास में विशेष बहुमत का फिगर क्या हुआ, 160। अगर हम अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत निकालें, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरीके से आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में निकाल रहे थे ना, टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम 50%, यानी 50 कम से कम नहीं बल्कि 50% से ज़्यादा, ठीक उसी तरह से टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम 2/3 है ना। क्या लिखा था यहाँ, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ व्हाट
2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब कितनी वैकेंसी है, कितने अब्सटेनीज हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल स्ट्रेंथ क्लास की कितनी है बताओ? 300। तो 300 का कम से कम 2/3 कितना हो जाएगा? 300 गुणे 2/3 यानी 200। समझ रहे हैं? अब देखिए, अनुच्छेद 249 के तहत जो विशेष बहुमत है, ये हमारी संसद में खास करके राज्य सूची के विषय वस्तुओं पर कानून बनाने के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के दरमियान राज्यसभा में जो रिजोल्यूशन पास होगा, उसमें अनुच्छेद 249 के तहत दी गई यही विशेष बहुमत इस्तेमाल होती है ना। इसके अलावा आर्टिकल 61 के अंदर जो बहुमत है, ये केवल व केवल एक ही संदर्भ में इस्तेमाल होती है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित करने में। यानी भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग पारित करना होता है, उसमें यही बहुमत इस्तेमाल होती है, अनुच्छेद 61 वाली विशेष बहुमत। और हमारी जो भारतीय व्यवस्था है या भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है, आपको बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर सबसे ज़्यादा कठोरतम प्रकार की द मस्ट स्ट्रिंजेंट फॉर्म ऑफ मेजॉरिटी की अगर बात की जाएगी, तो वो है आर्टिकल 61 के तहत दी गई विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। देख रहे हो क्या वैकेंसी है, कितने लोगों ने वोटिंग को बहिष्कार किया सदन में, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। क्या करना है? सीधे टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, कम से कम 2/3। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 300 है। अब चाहे सदन में कितने मौजूद हो, 150 ही क्यों ना मौजूद हो, 100 ही क्यों ना मौजूद हो, अब सदन की समस्या है कि इस बहुमत को ला रही है कि नहीं। लेकिन बहुमत का जो जादुई आंकड़ा होगा, वो 300 का कम से कम 2/3 यानी कम से कम 200 होगा। अब जाहिर सी बात है, इस आंकड़े को लाने के लिए उपलब्ध 300 लोगों में से वैकेंसीज वगैरह को काट छाट के कैसे भी करके कोशिश करनी पड़ेगी ना, कि 250 250 लोग हों और उसमें से भी मेजॉरिटी यानी कम से कम 200 लोग महाभियोग के पक्ष में वोट करें। और आपको बताऊं, राष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में केवल एक ही संदर्भ में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ किसी भी विधायी प्रक्रिया में अनुच्छेद 61 के तहत दी गई विशेष बहुमत का इस्तेमाल नहीं होता, केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो संकल्प पारित किया जाता है, वो किस बहुमत से पारित किया जाता है, तो सामान्य अर्थों में आपका जवाब क्या होगा? विशेष बहुमत से। अब कोई पूछे कि विशेष बहुमत से भी कौन सी विशेष बहुमत? अनुच्छेद 249 वाली विशेष बहुमत, अनुच्छेद 61 वाली विशेष बहुमत या अनुच्छेद 368 वाली? तो आपका जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 61 वाली। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि ये अनुच्छेद 61 वाली विशेष बहुमत क्या है, तो जवाब क्या होगा? सदन की टोटल स्ट्रेंथ का कम से कम 2/3। दैट्स ऑल। सदन में कितने मौजूद हैं, कितने वोटिंग में भाग ले रहे हैं, या अलग अलग पार्टियों की प्रॉब्लम हो सकती है। निर्णय करते समय जादुई आंकड़े की जब खोज होगी, तो टोटल स्ट्रेंथ का ही 2/3 निकाला जाएगा। क्लियर है ये? चल, और एक बात ध्यान रखेंगे बारीकी से, नॉट लेस देन 2/3 का कंसेप्ट है, यानी 2/3 भी हो गया तो बात बन जाएगी। लेकिन इसके अलावे सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत या पूर्ण बहुमत में नॉट लेस देन 50% नहीं, बल्कि 50% प्लस। अदरवाइज अगर बराबर बराबर हो गया तो टाई अप हो जाएगा, कैसे निर्णय करेंगे? इसीलिए 50% प्लस की बात की जाती है। और यहाँ पर 2/3 भी सॉलिड 2/3 आ गया तो भी बहुमत मान ली जाती है। इसीलिए यहाँ बोला जाता है नॉट लेस देन 2/3, यानी 2/3 या उससे ज़्यादा हो तो बात बन जाएगी, है ना। तो चलो, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुच्छेद 249 और 61 वाली विशेष बहुमत तो आप समझ ही गए होंगे। अब थोड़ा सा अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स है कि ये बहुमत का कोई एक छत्र या प्योर स्वरूप नहीं है, विशुद्ध स्वरूप नहीं है, बल्कि मिश्रित स्वरूप है ना। यहाँ पर दो तरह की बहुमत आपको एक साथ दिखेगी, जरा देखिए। इधर का मिटा देता हूँ मैं। देखो, ये जो अनुच्छेद 368 के तहत दी गई विशेष बहुमत है ना, ये दो तरह की बहुमत का मिलाजुला स्वरूप है। उसमें एक कौन सी है? ये अनुच्छेद 249 के तहत दी गई विशेष बहुमत प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस।
इसी को हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द हाउस भी कहते हैं। मैंने बोला था ना कि ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी सदन से बाहर इकलौते, सदन के अंदर इकलौते स्वरूप में कभी इस्तेमाल नहीं होती। ये 368 के दायरे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब कि अगर मैं कहूँ, फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा हौच पौच मुझे लग रहा है ये स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द हाउस को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, है ना। दोनों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है? स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। अब थोड़ा यहाँ समझेंगे हम लोग। सामान्यतः 368 का स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में अलग अलग परिस्थितियों में आपको बदलाव भी दिखेगा, उस बदलाव पर भी हम बात करेंगे। अभी सामान्य परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जब आपको स्पेशल मेजॉरिटी निकालनी होगी तो इस स्पेशल मेजॉरिटी को हम कैसे निर्मित करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले हम स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 निकालेंगे और फिर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस निकालेंगे। ठीक, अब चलो हाउस को हम उसी क्लासरूम को ही हाउस मान के चल रहे हैं। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। क्लासरूम की हमने टोटल स्ट्रेंथ कितनी बताई थी? 300। कैपेसिटी 320 बताया था, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ 300। वैकेंसी 30 बताया, तो वैकेंसी के पश्चात जो एक्चुअल स्ट्रेंथ हुई वो कितनी रही? 270, यही ना। और फिर सदन में मौजूद तथा मतदान कर रहे सदस्यों की यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग की संख्या कितनी रही? 240। क्लियर है? अब देखो, स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 क्या होती है? अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो 240 का 2/3 निकाल लीजिए। 240 का 2/3 कितना होगा? अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 160 ना। यही ना, 160। चलो 160 होना चाहिए। प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। यहाँ प्लस का मतलब है कि दोनों एक साथ हमें निकालना होगा, ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कंसेप्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का मतलब कि हम हाउस की ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकालेंगे। ऑब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब आपने पढ़ा था कि टोटल स्ट्रेंथ का आधे से अधिक। तो बताइए टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 300, यही ना। 300 का आधे से अधिक कितना होगा? 300/2 + 1 मिनिमम करना होगा ना आधे से अधिक के लिए। तो कितना हो गया? 151। अब देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस कितनी हो गई? 151। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 कितनी हो गई? 160। इसका मतलब कि अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत यहां अप्लाई हो गई। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 अगर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस यानी 151 से अगर ये कम हो जाता तो वैसे में अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत अप्लाई हो ही नहीं पाती। थोड़ी देर के लिए मान लो कि सदन में मौजूद तथा मतदान कर रहे सदस्यों की संख्या सपोज 120 ही है। अब 120 का बताइए कम से कम 2/3 कितना हो जाएगा? 120 का 80 होगा ना, 80। लेकिन सदन की टोटल स्ट्रेंथ 300 है, लिहाजा सदन की जो पूर्ण बहुमत होगी वो कितनी होगी? 151। तो देख रहे हैं 80 का फिगर 151 से कम है, तो इसका मतलब कि अनुच्छेद 368 वाली विशेष बहुमत यहां पारित नहीं होगी। कहने का मतलब कि स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 को अगर मैं x मान लूं और मेजॉरिटी ऑफ द हाउस को y मान लूं तो रिमेंबर x मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू y। अगर ये दोनों बहुमत बराबर हो गई तो भी पारित हो गया। अगर मान लीजिए x y से ज़्यादा हो गया तब तो और अच्छी बात है। तो आपको नहीं लगता कि स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 की तुलना में थोड़ा जटिल है? जरा सोचो, अगर इसको हम नहीं करते तो ये दोनों बहुमत वहाँ निकालने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? भाई स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 का तो मतलब ही हुआ ना कि मौजूद व मतदान कर रहे सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 2/3। तो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए तो भैया 1/10 मेंबर भी हो तो भी कार्यवाही चल जाएगी। अब 300 में से 30 मौजूद हो तो भी सदन की कार्यवाही चल जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो पता चला कि 300 में से 30 मौजूद हैं और 30 के 30 ने वोट में भाग लिया। 30 का हमने 2/3 निकाल लिया, चलो भाई 20 आ गया। और टोटल स्ट्रेंथ की अगर हम मेजॉरिटी निकालें,
कहने का मतलब कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी निकाले तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 151 हो रहा है। तो ये मेजॉरिटी निकाल के दूसरे को दिखाना थोड़ी है, आखिर इनका आपस में संबंध है, तभी तो दोनों मेजॉरिटी को एक साथ अप्लाई किया जा रहा है। अब देखिए ना, 20 151 के ना तो बराबर है ना ही इससे ज्यादा है, लिहाजा अब स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 अप्लाई ही नहीं हुई। अक्सर आप पढ़ते हैं ना कि 368 की विशेष बहुमत क्या होती है, लिखा होता है कि सदन में मौजूद तथा मतदान कर रहे सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 2/3 तथा सदन की बहुमत। यहां सदन की बहुमत का वास्तव में मतलब होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस। तो दोनों का यही अभिप्राय है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे भूलेंगे नहीं। अगर फिर भी दिमाग से स्लिप करे तो एक दो बार स्क्रॉल करके लेक्चर को आप सुनेंगे, रिवर्स करके, आगे पीछे करके। वैसे मेरा मानना है कि आप इसको समझ गए होंगे, है ना। चलो, ये तो सामान्य परिप्रेक्ष्य हुआ अनुच्छेद 368 का। अब देखिए, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में होता है। जैसे मान लीजिए उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों को अगर उनके पद से हटाना हो तो हटाने के संदर्भ में जो संकल्प पारित किया जाता है वो बेसिकली इसी बहुमत से किया जाता है। भारत के संविधान में कोई संशोधन लाना हो तो संशोधन की प्रक्रिया भी इसी बहुमत से अंजाम दी जाती है ना। प्लस अगर मान लीजिए कि भारतीय संविधान के किसी ऐसे प्रावधान में संशोधन लाया जाना हो जिसका संबंध केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से संबंधित हो, तब उस प्रावधान पर संशोधन लाने के लिए हम स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 के तहत ये दोनों प्रक्रिया तो फॉलो कर देंगे। यानी स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249 भी अप्लाई करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस के कंसेप्ट को भी अप्लाई करेंगे। लेकिन इसे अप्लाई करने के बाद जब वो पारित हो जाएगा तो तुरंत भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं भेजेंगे, बल्कि राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले भारत के सभी राज्यों के पास भेजेंगे, है ना। और जितने राज्य हैं हमारे यहाँ 28 के 28 राज्य, इनमें से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, आधे से अधिक वाला कंसेप्ट नहीं है। एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और टोटल स्टेट्स दे नीड टू अफर्म द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनियन लेजिस्लेचर corresponding to carry out an amendment over a constitutional provision which takes part in division of power between the center and states। तो ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। मैंने कहा ना कि संविधान संशोधन को अंजाम देने के लिए अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल होगा। अनुच्छेद 368 के तहत यही बहुमत अपनाई जाती है। लेकिन यह भी तो संभव है कि अनुच्छेद 368 संविधान के किसी ऐसे उपबंध में संशोधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाना हो जिस उपबंध का ताल्लुकात केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से हो। तो उस स्थिति में सदन के भीतर ये प्रक्रिया तो अपनाई ही जाएगी। इसके तुरंत बाद उस विधेयक को या उस संकल्प को सभी राज्यों के पास भेज दिया जाएगा और राज्य उस पर अपनी सहमति जताएंगे। अलग अलग राज्य अपनी अपनी विधानमंडल में साधारण बहुमत से, वहाँ पर साधारण बहुमत से ही वो अपना अफर्मेशन देंगे, सहमति देंगे। और इस तरह से हिंदुस्तान के अगर कुल कम से कम आधे राज्य सहमति दे दिए तो ये मान लिया जाएगा कि केंद्र राज्य शक्ति विभाजन से संबंधित प्रावधान भी संशोधन की दिशा में अग्रसर हो गया, क्योंकि राज्यों की सहमति मिलने के पश्चात ही उसे महामहिम के पास यानी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर मिलते ही कानून बन जाता है। तो ये रहा कुछ आपका बहुमत के संदर्भ में बातें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेजॉरिटी को लेकर खास करके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब तक जो भी पेचीदगी आपके दिमाग में रही होंगी वो आज अनलॉक हो जाएंगी, है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करेंगे मुझसे, मैं कोशिश करूँगा कि उसे रिजॉल्व करूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।